Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in my classes. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नेट JRF पेपर 1 की रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं. आज हम उसी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं. आज लेक्चर 11 है यूनिट 1 का. सबसे पहले हम होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको दिया था. क्वेश्चन है, इफ़ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड. आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी क्लास के ज़्यादातर बच्चे वीक हैं? ऑप्शन ए, कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन लेवल में इंक्रीज. ऑप्शन बी, नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. ऑप्शन सी, कीप योर टीचिंग स्लो. Option D, keep your teaching slow along with some extra guidance to bright people. That means यहाँ पर चैलेंज टीचर के लिए उन सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलने का है जो इंटेलिजेंट हैं या जो एवरेज हैं और जो बिलो एवरेज हैं. तो ऐसी स्थिति में एक टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, क्या उसको अपना जो टीचिंग है वो स्लो कर देना चाहिए ताकि बच्चों का कॉम्प्रिहेंशन लेवल, उसका अडैप्शन लेवल बढ़ पाए, या फिर इंटेलिजेंट बच्चों को ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर टीचिंग को स्लो कर देना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, जिसमें कि आपको अपने टीचिंग को स्लो करने के साथ साथ जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस देनी होगी ताकि लेवल बिल्कुल बराबर रहे और आप दोनों ही स्टूडेंट्स को ध्यान दे पाएँ. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. आगे बढ़ने से पहले हम एक कोड डिस्कस करेंगे टीचिंग से रिलेटेड. वो है, टीचर्स कैन चेंज लाइव्स विद जस्ट द राइट मिक्स ऑफ चॉक एंड चैलेंजेस. बिल्कुल ठीक बात कही है यहाँ पर जॉयस मेयर जी ने कि टीचर्स जो होते हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि वो किसी के भी जीवन को बदल सकते हैं. कैसे बदल सकते हैं? कि अगर वो अपने जो चॉक और चैलेंजेस का मिक्स है, डैट मीन्स कि उनकी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है डैट इज़ गोइंग टू बी इफ़ेक्टेड, कि किस तरह से वो उसको ब्लेंड करके और जो भी कठिनाइयाँ आती हैं टीचिंग में, जैसे कि ब्राइट स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनके साथ वीक स्टूडेंट्स भी हैं, एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन सबको फोकस करते हुए एक टीचर कैसे अपने स्टूडेंट्स को टीचिंग देता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिसकी वजह से वो किसी की भी जीवन को बदल सकता है. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर से ही हमने यूनिट 1 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट किया था, मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसमें कि टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड की बात की गई थी, जिसको हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, और ये पार्ट 2 है जिसमें कि आज हम जो मिक्स्ड टीचिंग है उसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. ये चार्ट आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था, इसको इस लेक्चर में भी इंक्लूड किया गया है ताकि आपका एक क्विक रिकैप हो पाए कि हम किस तरीके की मेथड ऑफ टीचिंग्स को कवर कर रहे हैं. यहाँ पे 3 तरह के टीचिंग मेथड दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें टीचर सेंटर्ड है, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी है, और लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड है. जो फर्स्ट तरह का है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और मिक्स्ड टीचिंग मेथड हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर हम मिक्स्ड टीचिंग मेथड की बात करें तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि ये कहीं ना कहीं टीचर लर्नर्ड और टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड का ब्लेंड है. इसमें दोनों ही तरह को एलिमेंट्स को इम्पोर्टेंस मिलती है. इसमें टीचर और लर्नर बोथ आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. So we will discuss these important ways under this category one by one. Number 1 is a group discussion. Group discussion का मतलब कि a discussion method of teaching is a democratic method used to develop better understanding among students. यहाँ पे ये जो discussion method की बात की गई है स्टूडेंट्स, ये एक डेमोक्रेटिक मेथड होता है. क्यों होता है? क्योंकि आप डिस्कशन के थ्रू सभी स्टूडेंट्स को मौका देते हैं पार्टिसिपेशन का. सपोज आपने अपने किसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया और उस टॉपिक से रिलेटेड आपने एक ओपन डिस्कशन रखा कि एवरी स्टूडेंट हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन एंड टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो यहाँ पर क्या किया? यहाँ पे आपने एक ओपन गेटवे दे दिया कि सभी स्टूडेंट्स आकर पार्टिसिपेट करें. तो इस मेथड में हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, कि ये एक मिक्स्ड टीचिंग मेथड है, जिसमें कि अगर टीचर इम्पॉर्टेंट है तो स्टूडेंट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, और वो दोनों के पार्टिसिपेशन से ये मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाता है.
देन नेक्स्ट आता है सेमिनार. सेमिनार इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन वेयर वन ट्रेनी और सेवरल प्रिपेयर a paper on a given topic, issue or problem which is then presented to the whole group for discussion and analysis. सेमिनार्स आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही कॉमन है और जिसको कि लोग अटेंड करते हैं, अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं, डिस्कशन होता है. और अभी कोरोना वायरस के दौरान आपने देखा होगा कि वेबिनार्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि जो सेमिनार्स, जो इस तरीके के ग्रुप डिस्कशन ऑनलाइन किए जाते हैं उनको हम वेबिनार कहते हैं, राइट. सो क्या होता है इसका मतलब, यहाँ पर एक कुछ लोगों का ग्रुप होता है जिसमें कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर गिवन टॉपिक या सब थीम्स पर या फिर किसी प्रॉब्लम पर अपने रिसर्च करते हैं, अपना रिसर्च पेपर तैयार करते हैं एंड देन उसको प्रेजेंट करते हैं. कहाँ प्रेजेंट करते हैं? वो सभी लोगों के बीच में जो कि सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, जिसमें सभी पार्टिसिपेंट्स हैं और आपके पेपर को सुन रहे हैं. देन उसके बाद आप क्या करते हो, आप एक ओपन डिस्कशन करते हो जिसमें कि क्वेश्चन आंसर राउंड होता है. ऑडियंस यानी कि अदर पार्टिसिपेंट्स हैज़ फुल राइट टू टॉक अबाउट, टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर रिसर्च पेपर. देन यू गिव आंसर ओवर दैट एंड उसके बाद एनालाइज होता है. सो दीज आर अ काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग टू बी कंडक्टेड अंडर दिस मोड ऑफ टीचिंग. देन पैनल डिस्कशन. पैनल डिस्कशन क्या होता है? ये 6 से 8 लोगों का एक छोटा ग्रुप होता है जिसको हम पैनल कहते हैं. इस पैनल में एक्सपर्ट इंक्लूडेड होते हैं जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अपनी अपनी राय देते हैं, राइट. जैसे कि कोई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर हम कोरोना वायरस आज के ही दौर को देखकर ले लें तो उसमें अगर आप कोई डिस्कशन करवा रहे हैं तो आपने एक मेडिकल फील्ड से एक्सपर्ट को लिया, आपने एक जो सोशल फील्ड से एक्सपर्ट को लिया, आपने एक पॉलिटिकल फील्ड से एक्सपर्ट को लिया और एक आपने जो कॉमन लोग हैं उनके एक्सपर्ट को, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके एक्सपर्ट को पैनल पे लिया. और फिर उसके बाद एक ओपन डिस्कशन रखा कि क्या कोरोना वायरस के इम्पैक्ट हैं, किस तरह से हम उसको हैंडल कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और आप इसके बाद क्या इसके इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेंगे. सो ये कब पॉसिबल है? जब हर फील्ड के एक्सपर्ट उसमें पार्टिसिपेट करें उस डिस्कशन में. सो दिस इज़ कॉल्ड पैनल डिस्कशन. देन ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? इट इज़ अ वेरी क्रिएटिव काइंड ऑफ टीचिंग मेथड जिसमें कि आप स्ट्राइकिंग करते हो स्टूडेंट्स पर या पार्टिसिपेंट्स पर ताकि कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ निकल कर आएँ. ये हम लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं जब हमारा टीचिंग का पहला दिन किसी नए बैच के साथ होता है. तो व्हाट यू डू, बिकॉज यू डोंट नो द स्टूडेंट्स वेरी वेल एंड स्टूडेंट डोंट नो यू एज अ टीचर. सो यहाँ पर सभी चुपचाप बैठे हैं, तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट coin a topic among them and you just start talking about that particular thing. और सडनली उस पर एक क्विक एक आइडियाज़ स्टूडेंट्स के आने लगेंगे, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने लग जाएगा और आप वो जो खामोशी थी उसको कहीं ना कहीं तोड़ पाओगे. So in this method, anyone can exchange remarks with anyone except that the participants are not allowed to criticize. This is a very important feature of this particular method, जिसमें कि जिसके भी व्यूज़ हैं और वो अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर सकता है, वन थिंग. सेकेंड, कि दूसरे पार्टिसिपेंट्स को ये अधिकार नहीं है कि वो पहले पार्टिसिपेंट को क्रिटिसाइज़ करे या उसके आइडियाज़ को रॉन्ग बोले. आप सब, दैट मीन्स ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैव फुल राइट टू गिव द आइडियाज़ ओनली. सो ये एक बहुत इनोवेटिव वे है, बहुत ही डायनामिक तरीका है पढ़ाने का. और इसका जो मेन फीचर है वो है इसकी स्पॉन्टेनियस, कि आप ऑल ऑफ सडन यू जस्ट गिव द आइडियाज़. देन आता है प्रोजेक्ट मेथड. प्रोजेक्ट मेथड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ये हम कई बार स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बोथ स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन. इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स आर अलाउड टू एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस देयर इन्वायरमेंट थ्रू देयर सेंसेज एंड डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग बाय द इंडिविजुअल इंटरेस्ट. यहाँ पर हम जो प्रोफेशनल स्टडीज़ होते हैं उसमें हम इस तरीके की टीचिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
एग्जांपल MBA स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को टीचिंग करने के लिए यूजुअली वी यूज़ दिस काइंड ऑफ टीचिंग मेथड, जिसमें कि आपने एक टॉपिक को पहले वर्बली एक्सप्लेन किया क्लासरूम में, फिर उसी से रिलेटेड आपने एक स्मॉल प्रोजेक्ट बच्चों को दे दिया और आपने उसको एक समय सीमा के दौरान उसको उस प्रोजेक्ट को बनाने की बात कही और उस के बाद आप उसको रिपोर्ट को सबमिट करेंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आप क्लास में सप्लाई चेन मैनेजमेंट टॉपिक को पढ़ा रहे हो और आपने उसका कंटेंट यानी कि उसका टेक्स्ट तो क्लियर कर दिया और उसके बाद अपनी क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में 4 to 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया एंड आपने उनको एक एक असाइनमेंट दे दिया कि एक ग्रुप जाएगा मैकडॉनल्ड्स, एक जो ग्रुप जाएगा KFC, एक ग्रुप जाएगा किसी दूसरे ऐसे ईटेबल चेन में, और वहाँ जाकर आप सर्वे करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे कि कैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट उनके इस ब्रांड के लिए, उनके इस आउटलेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कहीं भी उनकी जो सप्लाई चेन है वो टूटती है तो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस इससे इफेक्टेड होती है। या स्टूडेंट्स एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे अमेज़ॉन इज़ अ बिग ऑनलाइन पोर्टल, शॉपिंग पोर्टल है, जिसमें कि इनकी जो बैकबोन है वो इनका सप्लाई चेन है। अगर कहीं भी इनका सप्लाई चेन टूटता है तो इनकी परफॉर्मेंस रुक जाती है। आप अपने जो बिज़नेस की जो अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी है वो आप नहीं कर पाएंगे, ना ही उसका आपको सप्लाई मिल पाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट के थ्रू एक लाइव जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आप दे सकते हो। देन आता है रोल प्लेइंग में ये ऑन द स्पॉट जब आप एक लाइव प्ले क्रिएट करते हो अपने टॉपिक को समझाने के लिए, उसके लिए ये टीचिंग मेथड बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, उनको बेहतर समझाने के लिए आपने वहीं पर एक सीन क्रिएट करा, एक प्ले क्रिएट करा और आपने उसमें स्टूडेंट्स में से ही कैरेक्टर्स उठाए, उनको डायलॉग्स दिए और उनको उस सीन को पोर्ट्रे करने की बात कही। फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री के टीचर हैं और आपने जो 1857 की पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसको आप पढ़ा रहे हैं और उसको बेहतर समझाने के लिए आपने क्या करा, आपने स्टूडेंट्स में से ही कुछ कैरेक्टर्स उठाए, रानी लक्ष्मीबाई, देन बहादुर शाह जफ़र एक को बना दिया, आपने एक को तात्या टोपे बना दिया, उनको डायलॉग्स दे दिए और उन लोगों ने उस पर्टिकुलर संघर्ष को, उस लड़ाई को पोर्ट्रे किया क्लास के सामने। तो क्या होगा, सभी स्टूडेंट्स को उसका बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा, वो सब उसी जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसको विजुअलाइज करके समझ पाएंगे, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग। देन simulation means creating conditions that are quite similar to actual conditions and then training is provided under those conditions। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वे ऑफ टीचिंग है स्टूडेंट्स, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोफेशनल करियर में इस्तेमाल होता है। जब आप ओरिएंटेशन के टाइम अपने जॉब को ज्वाइन करते हो तो ये इस तरीके के टीचिंग मेथड को अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ हैं और उनको जॉब ज्वाइन करना है और जो फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग है वहाँ उस दिन उनका ओरिएंटेशन रखा गया है, एक इंट्रोडक्शन प्रोग्राम रखा गया है। तो वहाँ पर जो कंपनी है वो आपको एक ट्रेनिंग पर्पस से आपको तैयार करने के पर्पस से, ताकि आप अपने जो भी डेजिग्नेशन आपको मिला है उसको बेहतर निभा पाएँ, इसके लिए उन्होंने इस साइमुलेशन के थ्रू आपको एक एक्चुअल कंडीशन दी और उसके बाद आप उसको कैसे हैंडल करेंगे ये आपको उसमें बताना है। और इस तरीके के एग्जाम्पल को हम जैसे कि पायलट्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो उनको भी हम ट्रेनिंग देते वक्त क्योंकि इस तरीके के एक एक्चुअल सीन क्रिएट करते हैं, एक्चुअल कंडीशन क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद उनको फाइनली ट्रेनिंग देते हैं कि अब नाउ यू आर ट्रेंड और अब आप कमर्शियली या अपने जॉब के पर्पस से इसको चला सकते हैं। देन ट्यूटोरियल्स, इट इज़ अ वेरी कॉमन काइंड ऑफ टीचिंग मेथड जो कि एक पर्सनल अटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अडेप्ट किया जाता है। जब जैसे कि क्लासरूम है, क्लासरूम में 35 to 40 स्टूडेंट्स कलेक्टिवली अपना पढ़ाई करते हैं और एक टीचर उन सभी बच्चों को पढ़ाता है, तो वहाँ पर एक पर्सनल अटेंशन देना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी वजह से कुछ इम्पॉर्टेंट या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको कि आप
बेहतर समझने के लिए उसके लिए कुछ ट्यूशन्स ज्वाइन कर लेते हैं, या कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, टैक्सेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके लिए ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्यूशन्स लेते हैं। वहाँ पे ट्यूशन्स के थ्रू उनको क्या इसका बेनिफिट मिलता है कि उनको एक पर्सनल अटेंशन मिलता है, जो भी उनकी होती हैं या उनको उसको पढ़ते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त जो आती है वो पर्सनली टीचर से पूछ सकते हैं। देन आता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड अगेन इट इज़ अ वेरी डायनामिक काइंड ऑफ टीचिंग मेथड, जिसमें कि आप डिस्प्ले करके, आप शो करके किसी भी टीचिंग को या किसी भी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का उसको अचीव करते हो। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग। दैट मीन्स आप खुद ही करिए और समझिए, इस प्रिंसिपल पर आधारित होता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ये मेथड जो है वो जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें बेहतर इम्प्लीमेंट होता है स्टूडेंट्स। जैसे कि आप एक साइंस के टीचर हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने पहले टेक्स्ट उसका क्लास में बताया, वर्बली उसको एक्सप्लेन कर दिया। देन उसके बाद आप अपना साइंस लैब में गए और उसको एक्सपेरिमेंट करके स्टूडेंट के सामने बताया और फिर स्टूडेंट से एक्सपेरिमेंट करवाया। जैसे आप देखते होंगे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका प्रॉपर प्रैक्टिकल एक पीरियड होता है, जो उनके नॉर्मल सब्जेक्टिव पीरियड्स के साथ साथ एक प्रैक्टिकल पीरियड भी उसमें टाइम टेबल में ऐड होता है, जिसमें वो जाके खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद जो उनको बताया गया है उसको खुद से इम्प्लीमेंट करते हैं और समझते हैं। इन द सेम वे कंप्यूटर टीचर है, उसने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पहले क्लास में वर्बली एक्सप्लेन किया, जब तक वो उसको कंप्यूटर लैब में ले जाकर बच्चों से प्रैक्टिकली उसको करवाएगा नहीं, तब तक बच्चों को जो आपने वर्बली डिस्कस किया वो समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। और ये कुछ यूनिक काइंड के या डिफरेंट काइंड के, स्पेसिफिक काइंड के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें इस मेथड के थ्रू ही आप अपनी टीचिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है और हम अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हम रेलिवेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। सो उसमें पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है वो है, टीचिंग मॉडल इज़ अ वे टू, ऑप्शन ए, teach in a formal as well as informal way. Option B, select such stimulus so that the student may give expected feedback. Option C, talk and think about instruction which may contain facts in organized and classified manner. And option D, जिसमें कि A और B दोनों करेक्ट हैं। So students, teaching model यानी कि ideal teaching का जो मॉडल है वो क्या होता है? वो होता है आप फॉर्मल या इनफॉर्मल वे में कैसे भी पढ़ाएं, टीचिंग किसी भी फॉर्मेलिटी की मोहताज नहीं है। टीचिंग कुड बी हैपेंड एनीवे, लेकिन ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। जो आप स्टूडेंट को समझाना चाह रहे हैं वो उसको अचीव कर पाए, ये इंपॉर्टेंट है। देन आप इस तरीके के टीचिंग मेथड को, सेलेक्ट सच स्टिमुलस सो दैट द स्टूडेंट में गिव एक्सपेक्टेड फीडबैक। यहाँ पर स्टिमुलस का मतलब टीचिंग मेथड है कि आप उन्हीं टीचिंग मेथड को अप्लाई करिए सो दैट आपको जो डिज़ायर्ड मोटिव हैं आपकी टीचिंग सेशन के, वो आप अचीव कर पाएँ। जैसे कि यहाँ पर हमने डिफरेंट मॉडल्स हमने डिस्कस करे पीछे, अभी आपने देखा, जिसमें कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है। अगर कंप्यूटर टीचर अपने डिजायर्ड मोटिव अचीव करना चाहता है तो उसको अपने टीचिंग मेथड में डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसके जो एक्सपेक्टेड फीडबैक स्टूडेंट से वो चाह रहा है वो उसको नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स D इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि A और B दोनों सही तरीके हैं अपने टीचिंग मॉडल को अडॉप्ट करने के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द फंक्शन ऑफ अ टीचर आर इन द ऑर्डर ऑफ। दैट मीन्स एक टीचर अपने काम को किस ऑर्डर में करता है अपने स्टूडेंट्स के एस्पेक्ट में। ऑप्शन ए, गाइडिंग द चाइल्ड, हेल्पिंग हिम टूवर्ड्स प्रोग्रेस एंड इवैल्यूएशन। ऑप्शन बी, चेकिंग होमवर्क, guiding him and assigning further task. Option C, both of these. Option D, none of the above. So students, यहाँ पर आप ध्यान से इसको पढ़िए और फिर सोचिए कि क्या फंक्शन ऑफ अ टीचर का करेक्ट सीक्वेंस है। सबसे पहले आप स्टूडेंट को गाइड करोगे, फिर उसके बाद उसको हेल्प आउट करोगे उसकी प्रोग्रेस में, एंड देन इवैल्यूएट करोगे। या फिर आप केवल होमवर्क चेक करोगे, उसको गाइड करोगे, या फिर उसको जैसे ही उसका होमवर्क कंप्लीट हुआ आपने नेक्स्ट होमवर्क उसको दे दिया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन
ए है जिसमें कि पहले आप स्टूडेंट को गाइड करोगे, गाइडलाइंस तो दोगे ना उसको कि किस तरीके, आप पहले उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। कॉन्सेप्ट आप जब तक समझाएंगे नहीं तब तक आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। देन उसको उस होमवर्क, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप उसको फर्दर उसको कुछ होमवर्क देंगे, कुछ वर्कशीट्स देंगे, कुछ असाइनमेंट्स देंगे, ताकि वो कितना आपके कॉन्सेप्ट को समझ पाया है ये वो उसको परफॉर्म करके बता पाए। देन इवैल्यूएशन करेंगे, आप उसको चेक करके इवैल्यूएट करके ये जानोगे कि आपके स्टूडेंट ने कितना परसेंट आपसे इनटेक करा। उसको 100% समझ में आ गया, उसको 80% आया, या 30% पर ही उसका जो इवैल्यूएशन है वो आपको बता रहा है कि उसने ज़्यादा नहीं समझा। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें गाइडिंग द चाइल्ड, हेल्पिंग हिम टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड इवैल्यूएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एन इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेनी ऑफ द टाइम आप ये गलती करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त, आते हुए क्वेश्चन को भी आप रॉन्ग ऑप्शन ऑप्ट करके आ जाते हैं। यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन इफेक्टिव टीचिंग के दिए गए हैं जो इफेक्टिव टीचिंग से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो इफेक्टिव टीचिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है और यहाँ पर हमको उसको ही मार्क करना है, वही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए, a teacher teaches with enthusiasm. Option B, a teacher finds faults in his students. Option C, a teacher is interested in making the subject matter understood rather than on completing the course. Option D, a teacher puts emphasis more on teaching than on class control. तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए is a effective teaching mean, ऑप्शन बी, देन ऑप्शन सी जिसमें कि ये भी एक इफेक्टिव टीचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन ऑप्शन डी जिसमें कि एक टीचर क्लास कंट्रोल के बजाय जो टीचिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान दे। बिल्कुल ठीक बात है, एक टीचर को यही करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट जो ऑप्शन बी दिया गया है जिसमें एक टीचर हमेशा स्टूडेंट्स में गलतियाँ ढूंढे, ये एक इफेक्टिव टीचिंग का एग्जाम्पल नहीं है, ये एक इफेक्टफुल टीचिंग नहीं है, राइट। सो इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करी, अब हम अपने लेक्चर के लास्ट सेशन पर पहुँचेंगे जो कि है होमवर्क क्वेश्चन। देखते हैं इस बार का होमवर्क क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट। यहाँ पर भी देखिए इस बात को ध्यान रखना है जिसमें कि हमको डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स के जो पॉइंट्स हैं वो आंसर नहीं होंगे, बल्कि जो पॉइंट नहीं है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए, पीपल ऑफ सेम मेंटल एज शुड लर्न एट द सेम रेट। ऑप्शन बी, ग्रुप इंटरेक्शन इंक्रीजेज द स्किल्स। ऑप्शन सी, ग्रुप इंस्ट्रक्शन फैसिलिटेट्स द लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन डी, वर्कबुक्स कैन बी इनवैल्यूएबल लर्निंग एड। सो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को ध्यान से अपने घर में उसको समझिएगा, एनालाइज करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये जो लेक्चर है जो हमने अभी अभी समझा है वो अगर अच्छा लगा है और आप इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल या कुछ नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो और ये व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपको ज़रा भी बेनिफिशियल लगा है तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएँ। और अगर आप ये लेक्चर पहली बार सुन रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करिए ताकि आपको हर लेक्चर की सूचना सबसे पहले मिल पाए और सभी इन्फॉर्मेशन से आप अपडेट हो पाएँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात और भी आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारे इस पेपर 1 की लेक्चर सीरीज़ के साथ साथ हमने पेपर 2 कॉमर्स की लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। तो जो स्टूडेंट्स ने कॉमर्स पेपर 2 ऑप्ट किया है उनके लिए वो लेक्चर सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ज़रूर सुनिएगा। उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अभी लेक्चर स्टार्ट ही हुए हैं, केवल 2 लेक्चर ही हुए हैं जो हमने यूनिट 1 के कवर करे हैं और इसी तरह यूनिट दर यूनिट हम पूरा कोर्स कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स तब तक के लिए be safe, stay at home, take care of yourself. Goodbye.